हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शुभम गुप्ता एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने देखा था वेक्टर के बारे में। क्या पढ़ लिया था वेक्टर के बारे में अपन ने? वेक्टर क्या जान लिया था अब तक अपन ने वेक्टर के बारे में? कि वेक्टर की जरूरत क्यों महसूस पड़ी, वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती है, क्या जरूरी होता है, उसका मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, डायरेक्शन जरूरी होती है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वो क्या करता है? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन का यूज करता है ऐड होने में। उसके बाद अपन ने क्या जाना था? रिप्रेजेंट किससे किया जाता है वेक्टर को? वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता था? एक एरो के साइन से। किससे किया जाता था? एरो के साइन से। एरो के साइन की जो लेंथ थी उसको अपन ने क्या माना था? उसका मैग्नीट्यूड माना था, मैग्नीट्यूड माना था। और जो इसका हेड था इसको अपन ने क्या बोला था? हेड को अपन ने बोला था डायरेक्शन, डायरेक्शन ही बोला था। इस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्लास में क्या जाना था? डायरेक्शन के बारे में जाना था कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है। डायरेक्शन के बाद अपन ने क्या जाना था? क्या जाना था बच्चों अपन ने? वेक्टर की डायरेक्शन के बाद अपन ने जाना था इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर। वेक्टर से कौन कौन से पॉइंट रिलेटेड होते हैं, तो उसके अंदर अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे। 3 पॉइंट पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक तो ऑन रोटेटिंग 2 पाई and 360 degree vector does not change, vector does not change, यही पढ़ा था। एक तो फर्स्ट पॉइंट यही था। कैसे किया था अपन ने? ये कोई वेक्टर था, अगर अपन इसको 360 के एंगल पे घुमा देंगे तो वेक्टर यही डायरेक्शन रखेगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम था ही, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी अपन ने? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था सेकंड इंपॉर्टेंट चीज में अपन ने? कि पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर की। क्या होती है? पैरेलल शिफ्टिंग। कैसे पैरेलल शिफ्टिंग होती है? मैंने क्या कहा था? जैसे ये कोई वेक्टर है, ठीक है, अब ये सेम इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, बट इसके अंदर क्या चीज थी? नोट क्या था इसके अंदर? कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। जब उसकी पैरेलल शिफ्टिंग करवाते हैं अपन, ये वेक्टर है, अगर वेक्टर को यहां पैरेलल शिफ्टिंग, यहां पैरेलल शिफ्टिंग करवा रहे हैं अपन, तो क्या होना चाहिए? उसकी डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यही हमारी पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर की, ठीक है। अगला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था? एंगल के बारे में, कि कौन सा एंगल अपन वेक्टर के लिए सेलेक्ट करेंगे। जब दो वेक्टर्स को अपन जोड़ेंगे, उनकी टेल से टेल के द्वारा उन्हें जोड़ेंगे, तो कौन सा एंगल लेंगे? जैसे अपने पास ये 2 वेक्टर थे, क्या थे? ये 2 वेक्टर हैं, यही है 2 वेक्टर। तो अपन ने क्या किया था? जब इनको टेल से टेल जोड़ा जाएगा, कैसे? टेल टू टेल, टेल टू टेल जोड़ा जाएगा, तो अपन क्या करेंगे? जो स्मॉलर एंगल होगा, कौन सा? अपने पास 2 एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अगर सपोज करो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 300 डिग्री का एंगल है, तो इसमें से स्मॉल एंगल कौन सा हुआ? 60 डिग्री वाला। तो अपन कौन सा एंगल सेलेक्ट करते थे वेक्टर के लिए? ये वाला एंगल, ठीक है। अगर सपोज करो कि वेक्टर अगर आपका टेल से टेल ना जुड़कर टेल टू हेड जुड़ा हो, जैसे ये जुड़ा हुआ है, टेल टू हेड, टेल से हेड जुड़ा हुआ ही है, तो अपन क्या करते थे? यहां अपन अपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते थे और उसके द्वारा इसको सोल्व किया जाता था। कैसे किया जाता था? ये अगर सपोज करो एंगल 130 है, ठीक है, तो अपन इसे एंगल, इसे थीटा नहीं मानते थे, थीटा इसको नहीं मान। थीटा की रेंज अपन ने क्या मानी थी? थीटा की रेंज मानी थी 0 डिग्री से लेके
थीटा क्या होगा 180 डिग्री। 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यही माना था अपन ने थीटा। यहां 180 से छोटा तो है ये थीटा, क्या है 180 से छोटा तो है, बट क्या है अपना रूल क्या था, टेल से टेल जोड़ना था। इसने कैसे जोड़ा हुआ है, टेल टू हेड। तो अपन यहां करते थे पैरेलल शिफ्टिंग। क्या करते थे, पैरेलल शिफ्टिंग। इसको यहां देखिए, इसको मिटा देता हूं। क्या होता था, इसको यहां देखते हैं, इसके अपन क्या करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। नॉर्मल जो अपना ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको तो नॉर्मल ऐसे ही रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहां हो जाएगी। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग ये ऐसे है, ऐसे ही, तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग अपन ऐसे करते हैं। अगर ये 130 है, ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 130 गया तो कितना बचा 50 डिग्री। ये 180 का ही तो एंगल होगा, ये टोटल कंप्लीट एंगल 180 का होगा। 180 में से 130 गया तो 50 एंगल बच गया। यही था अपने को, कोई भी क्वेश्चन अगर टेल टू हेड जुड़ा हुआ मिलेगा तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले उसे टेल से टेल जोड़ना है। टेल से टेल जोड़ के जो एंगल बनता है वही अपना क्या होगा, थीटा होगा। यही अपना क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अब आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेक्टर के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट अपना वेक्टर के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अपन किसी भी चीज को कोई नाम देते हैं, क्या देते हैं, किसी भी डेफिनेशन को कोई नाम दिया जाता है। तो नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर उस नाम के सारे गुण छिपे हुए होते हैं। अपन अगर वेक्टर की टाइप्स पढ़ेंगे, जब जो नाम होगा वेक्टर की टाइप्स का, उसके गुण उसके अंदर, उस डेफिनेशन के अंदर छिपे हुए मिलेंगे। तो अपने को इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि जितने टाइप्स दिए हुए हैं उनको सबको याद करो, नहीं, आपको केवल समझना है, आपको यह देखना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है बच्चों, इसका नाम है वही इसके गुण है, जिसका जो नाम उसमें उसी के गुण। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं, क्या है नंबर 1, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इक्वल वेक्टर नाम क्या है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, समान। समान होता है, यानी कि अपने को सोचना पड़ेगा, यार समान है, वेक्टर है, तो दो वेक्टर कैसे समान होंगे। अपन क्या जानते हैं, वेक्टर के अंदर 3 ही चीज होती है। क्या होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, नंबर 2 चीज उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब दो वेक्टर समान कैसे होंगे, इक्वल कैसे होंगे, कैसे होंगे, हो सकता है उनके दोनों के मैग्नीट्यूड समान हो। ये वेक्टर फर्स्ट है, ये वेक्टर सेकंड है, दोनों बराबर कैसे होंगे, दो वेक्टर इक्वल कैसे होंगे, दोनों के वेक्टर मैग्नीट्यूड समान होंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तभी तो कोई वेक्टर इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसके अलावा जब अपन फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे थे तब अपन ने एक चीज और देखी थी, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी में, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, यही होती थी। अब मैग्नीट्यूड तो इसका समान है, तो आप पूछोगे सर क्या इसकी यूनिट भी सेम होगी इक्वल वेक्टर में, क्यों नहीं होगी,
उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट भी सेम होनी चाहिए। यही होता है इक्वल वेक्टर। क्या होता है इक्वल वेक्टर? क्या होता है? यही तो होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होगा? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका यूनिट भी सेम होगा। ठीक है, केवल नाम देखो। इक्वल वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, दो ही चीज होती है, उनको इक्वल कर देंगे तो वो हो गया इक्वल वेक्टर आपका। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगी डेफिनेशन? टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव, वो क्या रखते हो? नंबर एक चीज, इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या रखते हो? इक्वल मैग्नीट्यूड। नंबर दो चीज क्या रखते हो? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्या रखते हो बच्चों? सेम डायरेक्शन। और नंबर तीन चीज क्या है? सेम यूनिट, सेम यूनिट। ये तीनों चीजें अगर किसी दो वेक्टर्स के पास होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी और सेम यूनिट होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। दो वेक्टर इक्वल होंगे यदि उनके पास समान डायरेक्शन हो, समान मैग्नीट्यूड हो और सेम यूनिट हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मैं जितने एग्जाम्पल करवा रहा हूं सबको समझ लेना, सारी चीज इसी में कवर करवाऊंगा मैं। और दूसरा वेक्टर क्या है? बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब क्या ये इक्वल वेक्टर है? आप कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, नॉट सेम। डायरेक्शन सेम नहीं है दोनों की, तो यानी कि ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। नहीं है ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल। बट क्या मुझे ये बताइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ऐसे? ये तो इक्वल नहीं है, दो वेक्टर इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है। बट क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? जरूर लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अपन ने देखा मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड है, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ ना। तो इस प्रकार तो इसे लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, बट ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज आती है? उसकी मैग्नीट्यूड आता है, उसकी डायरेक्शन आती है। यहां डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसलिए दो वेक्टर तो बराबर नहीं है, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वह बराबर है 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर मैं इसको इस वेस्ट की जगह इसको ईस्ट ही कर दूं तो क्या अब सही है? अब क्या ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे? बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे या नहीं होंगे? चेक करते हैं अपन। मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट सेम है, डायरेक्शन सेम है। क्या है डायरेक्शन? सेम है। सेम डायरेक्शन हो गई तो सेम डायरेक्शन है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर होगा और ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हो गया बराबर? ठीक है, दोनों एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। अगर इनकी यूनिट चेंज कर दी जाए, इसी में करवा रहा हूं, आप अलग अलग से नोट करना उसको, ठीक है? इसको मैंने 2 न्यूटन कर दिया। अब आप देखिए, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या इक्वल वेक्टर होगा? नहीं होगा इक्वल वेक्टर। ये भी नहीं होगा इक्वल वेक्टर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी यूनिट अलग है। इसकी न्यूटन है, इसकी मीटर पर सेकंड है, तो दोनों की यूनिट अलग हो गई। इसलिए ये ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, बट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा। ठीक है, तीनों चीज ध्यान रखनी है। इक्वल वेक्टर में क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? उसका इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए उसकी। ठीक है, नंबर 2 इक्वल वेक्टर हो गया, आपके समझ में आ गया इक्वल वेक्टर। नंबर 2 चीज चलेगी अपनी, नेगेटिव वेक्टर। क्या है? नेगेटिव वेक्टर। दूसरा क्या है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर मैंने क्या कहा था? नाम से पहचानना है। आपके पास 2 वेक्टर है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ 2 वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या होंगे? डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तभी वो नेगेटिव होंगे। अब एक चीज बताओ, आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड में अपोजिट क्यों नहीं हो सकते? अपोजिट तो आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते थे, यहां डायरेक्शन ही क्यों लिखा? बस देखो, ये क्या है? 4 डायरेक्शन। ये क्या हो गया? ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। अब ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या मानी जा सकती है? वेस्ट मानी जा सकती है। नॉर्थ की अपोजिट क्या मानी जा सकती है? साउथ मानी जा सकती है। साउथ की अपोजिट क्या हो जाएगी? नॉर्थ, और वेस्ट की अपोजिट क्या हो जाएगी? ईस्ट। क्या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई अपोजिट वैल्यू हो सकती है क्या? मैं बोलता हूं 2 की अपोजिट वैल्यू लिखो, लिख सकते हो? कुछ नहीं होती। 4 की लिखो, लिख सकते हो? कुछ नहीं होती। इनकी अपोजिट वैल्यू नहीं हो सकती। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो अपोजिट हो ही नहीं सकती उसकी वैल्यू, तो अपन क्यों लिखेंगे यहां पे? दूसरी चीज, यूनिट की बात करते हैं। मैंने लिखा मीटर पर सेकंड, इसकी कोई अपोजिट वैल्यू है? मीटर पर सेकंड को अपोजिट कुछ लिखा जा सकता है क्या? इसके अपोजिट में नहीं लिखा जा सकता। तो अपन ने केवल यहां क्या दिया? डायरेक्शन पे ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? डायरेक्शन पे ध्यान दिया। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इफ 2 वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या होंगे? डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसा होगा वैसा देख लेते हैं। ये है
ये क्या हो गया, ये वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेक्टर है वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट में जा रहा है ये वेस्ट में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों की। ठीक है, मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया, अपोजिट हो डायरेक्शन में वही नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, जो होता है पैरेलल वेक्टर। नंबर 3 क्या है, पैरेलल वेक्टर। देखते हैं क्या होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वर्ड समझते हो क्या होता है, समानांतर। क्या होता है, समानांतर। उसी से अपन उसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे, उसी वर्ड से उसकी क्या निकलेगी आपके पास, डेफिनेशन। पैरेलल वेक्टर। अब क्या होता है पैरेलल वेक्टर, आप जानते हो, ये वेक्टर है, इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा, यही तो होगा, यही होगा इसके समानांतर। अगर दूसरा देखा जाए, यही होगा इसके समानांतर, इसके समानांतर यही होगा। ये वेक्टर थोड़े इसके समानांतर हो जाएगा, ये तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल थोड़े हुआ, पैरेलल तो यही वेक्टर है, इनके तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो पैरेलल वेक्टर क्या हुए, क्या हुए पैरेलल वेक्टर। अगर एक चीज बताओ, ये एक वेक्टर है, ठीक है, अब इसके पैरेलल वेक्टर को इसमें ऐड किया जाए तो कैसे ऐड होगा, ऐसे ही होगा, टेल से टेल ऐसे ही जुड़ेगी इसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन क्या होगी, वह दो वेक्टर जिनको टेल से टेल जोड़ने पर उनके बीच एंगल क्या बनता हो, 0 डिग्री। क्या होता है, वह दो वेक्टर जिनको टेल से टेल जोड़ने पर एंगल कितना बनता हो, 0 डिग्री का एंगल बनता हो। अगर ये दो पैरेलल वेक्टर हैं, अगर इनका अपन एडिशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एडिशन करवाएंगे इनका, तो एंगल कितना बनेगा। अगर अपन इसको टेल से टेल जोड़ेंगे, ये टेल दोनों जोड़ेंगे, तो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा कितना बनेगा यहाँ पे, 0 डिग्री। ये दो वेक्टर है, ये क्या हुआ, दो वेक्टर, अगर इनकी टेल जोड़ेंगे तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। क्या बोला मैंने कि दो वेक्टर को अगर टेल से टेल जोड़ा जाए तो उनके बीच अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। इसकी डेफिनेशन लिख लो, वह वेक्टर जिनको टेल से टेल जोड़ने पर उनके बीच एंगल 0 डिग्री बनता हो। मैं आपको समझा देता हूं तो डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई अलग लैंग्वेज में डेफिनेशन आएगी, नॉर्मल आप डेफिनेशन बना सकते हो समझने के लिए, आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, वह वेक्टर जिनको टेल से टेल जोड़ने पर एंगल 0 डिग्री बनता हो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एंटी जुड़ जाएगा। क्या हुआ, थोड़ा इस साइड लिख देता हूं उसको। नंबर 4 क्या हुआ आपके पास, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर
क्या होता है एंटी पैरेलल वेक्टर? पहले मैंने पैरेलल में क्या बताया आपको, क्या बनता हो, 0 डिग्री का एंगल, टेल से टेल जोड़ने पे 0 डिग्री का एंगल बनता हो। अब एंटी का क्या मतलब होता है? एंटी का मतलब समझो आप, विपरीत। विपरीत में क्या होगा, वह वेक्टर जिनको टेल से टेल जोड़ने पर क्या बनता हो, 180 का एंगल। तो ये जो वेक्टर हैं अगर उनको टेल से टेल जोड़ा जाए, ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अगर इनको टेल से टेल जोड़ा जाए तो एंगल कितना बनेगा, ऐसे ही जुड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ेंगे तो एंगल कितना बन गया, 180। थीटा कितना हुआ, 180। 180 हो गया। तो एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से हुए, वह वेक्टर जिनको टेल से टेल जोड़ने पर थीटा कितना प्राप्त होता हो, 180, 180 डिग्री थीटा प्राप्त होता हो। एंगल कितना बनता हो उनके बीच, 180 डिग्री का एंगल बनता हो। वही क्या होते हैं आपके पास, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। वह वेक्टर जिनके बीच, जिनको टेल से टेल जोड़ने पर उनके बीच एंगल कितना बनता हो, 180 डिग्री का, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है। 5वें नंबर का वेक्टर आपके पास आया, कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर। डेफिनेशन कैसे समझेंगे, इस वर्ड से। क्या बोला था मैंने, जो नाम दिया गया है उसी से आप डेफिनेशन को समझ सकते हो। कैसी डेफिनेशन होगी, क्या होगा उसके अंदर। कोलीनियर यानी कि एक लाइन के ऊपर बनने वाला वेक्टर। क्या बनता हो, एक लाइन के ऊपर बनने वाला वेक्टर। यह आपकी एक लाइन है, इसके ऊपर जो वेक्टर होगा, जो दो वेक्टर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर। एक ही लाइन पे ये वेक्टर है, सेम लाइन पे, तो विच लाई ऑन द सेम लाइन। क्या होगा, विच लाई इन सेम लाइन, विच लाई इन सेम लाइन, विच लाई इन सेम लाइन, या सेम पाथ। क्या होगा, सेम पाथ। सेम लाइन पे हो या सेम पाथ में हो। ये एक लाइन है, अगर दो वेक्टर इसके ऊपर लाई करते हैं यानी कि इसके ऊपर रहते हैं तो वो क्या होंगे, कोलीनियर वेक्टर। क्या होंगे, कोलीनियर वेक्टर। वह वेक्टर, वह दो वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो या एक ही पाथ में हो, उसी को क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर। आप नाम देखिए वेक्टर का, उसी से आप डेफिनेशन समझ जाओगे। ठीक है बच्चों। अगला वेक्टर, कुछ समझ नहीं आता तो बता देना, कोई समझ नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना आप लोग कमेंट में, वापस उसे समझा दिया जाएगा आपको। नंबर 6, नंबर 6, कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। वही सबसे पहले अपन कहां जाएंगे, उसके नाम के ऊपर। क्या नाम है, कोप्लेनर, यानी कि कहां रहते हो, सेम प्लेन में। विच लाई इन द सेम प्लेन। क्या, विच लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। कहां लाई करते हो वो, सेम प्लेन में रहते हो। कहां रहते हो, सेम प्लेन में। दो वेक्टर है, इसमें आप नोट डाल के लिख लीजिए, उसे मैं समझा रहा हूं आपको अभी। टू वेक्टर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ऑलवेज lie in the same plane, same plane,
3 वेक्टर्स may not be same plane। नोट कर लिया आपने ये। अब अपन इसको समझेंगे कि मैंने क्या लिखा। क्या लिखा मैंने? दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। कैसे होंगे? ये दो वेक्टर है, अगर इनको मैं टेल से टेल जोड़कर ऐसे रखता हूं, कैसे रखता हूं? ऐसे रखता हूं। किस प्लेन में हुए? ये बोर्ड के प्लेन में हो गए। अगर इसको ऐसे रखता हूं तब भी ये बोर्ड के प्लेन में। आपने कहा सर ऐसे नहीं, ऐसे रखो, तो ऐसे रखो तब भी ये सेम प्लेन है ना। कौन सा हुआ? इसी प्लेन में हुए। आपने कहा सर ऐसे रखो, ऐसे भी ये सेम प्लेन में हुए। आपने कहा सर ऐसे रखो, ऐसे भी क्या हुए? सेम प्लेन में हुए। मतलब आप किसी भी पोजीशन में रखो दो वेक्टर्स को, किसी भी पोजीशन, ऐसे रख दोगे तब भी सेम प्लेन। ये टेल है इसकी, ये हेड है। किसी भी तरीके से आप इसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखोगे, ये सेम प्लेन। आप किसी भी तरीके से रखो दो वेक्टर्स को, वो हमेशा सेम प्लेन में होंगे। किस प्लेन में होंगे? समान प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट होंगे वो। अब बात करते हैं 3 वेक्टर्स की। क्या लिखा है मैंने नीचे? 3 वेक्टर्स में और मे नॉट बी सेम प्लेन। एक प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैसे? जैसे ये आपके पास 3 वेक्टर है, ठीक है, ये हो गए सेम प्लेन में, हो गए ना सेम प्लेन में। अब बात करते हैं इसको, ये कहां हुए सेम प्लेन में? ये तो नहीं है सेम प्लेन में। मैंने क्या कहा? सेम प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 3 वेक्टर सेम प्लेन में आपके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट 2 वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आपके पास केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल होता है BF3। क्या होता है? BF3 क्या रखता है? ये प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है कि नहीं रखता? प्लेनर ही होता है। और 2 वाला तो कोई सा भी मॉलिक्यूल देख लो, सब प्लेनर होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। 3 वेक्टर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, समझ में आ गया? कोप्लेनर क्या होता है? विच लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहते हो। मैंने क्या कहा? 2 वेक्टर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, 2 वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में रहते हैं। बट 3 वेक्टर में और मे नॉट भी सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है? कॉनकरेंट वेक्टर 2 और मोर वेक्टर which intersect which intersecting at the same point, दो और दो से अधिक वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हों,
क्या करते हो, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो। जैसे अपन डायरेक्शन की बात करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, क्या करते हो, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, उसे क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स विच इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, क्या हो, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, काटते हो एक दूसरे को सेम पॉइंट पर। कहाँ काटते हैं, ये इसी पॉइंट पर काट रहे हैं तीनों को, तो ये क्या हो गया, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या हो गया, कॉनकरेंट वेक्टर। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, वो लिखवाता हूं। टू और मोर वेक्टर, पहली डेफिनेशन लिख दिया आपने, सेकंड लिखो, टू और मोर वेक्टर whose line of action intersect at the same point, दो और दो से अधिक वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन, क्या होती है लाइन ऑफ एक्शन, इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। कैसे, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और आपके पास सी वेक्टर ये हो गया। अपन क्या जानते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग होती है, ये आया इस साइड, ठीक है, ये आया इस साइड और ये आया इस साइड, क्या हुआ, यही होती है लाइन ऑफ एक्शन, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये इंटरसेक्ट कहां कर रही है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। इसको ही क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या बोला मैंने, टू और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन, जिनका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करता हो एक ही पॉइंट पे। किस पे करता हो, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, लाइन ऑफ एक्शन उसकी जो हो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। मैंने तीन वेक्टर लिए, तीनों की लाइन ऑफ एक्शन को देखा तो वो क्या कर रही थी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये कौन से वेक्टर हुए, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या हुए, कॉनकरेंट वेक्टर। यही होती है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए, लाइन ऑफ एक्शन, यही क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट डालिए, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। इकाई मतलब वन, इकाई का मतलब वन, यानी कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ए वेक्टर whose magnitude is 1 यूनिट। क्या हुई डेफिनेशन, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1 हो। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, उसी को क्या बोला जाता है,
यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे? इसी को मैग्नीट्यूड के द्वारा, मैग्नीट्यूड को इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या है? 1 है। इसी को क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? 1। क्या है? 1। ए वेक्टर 1 है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप के द्वारा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए कैप। ये जो साइन है इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप बोलते हैं। ए के ऊपर क्या किया? कैप लगा दिया। कैप का सॉल्यूशन क्या होता है? ए कैप को डिफाइंड कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? ए कैप इज इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नोट कर लीजिए इसे, बहुत जगह काम आने वाला है ये न्यूमेरिकल पोर्शन में, बहुत जगह काम आएगा। ए कैप इज इक्वल होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसी प्रकार से इसको डिफाइंड किया जाता है ए कैप को, जो कि क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस प्रकार से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस प्रकार से। ठीक है, ए कैप के द्वारा। अगर एक जो ए है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो इसको अपन नॉर्मल शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ए कैप। कैसे लिख सकते हैं? ए कैप के द्वारा लिख सकते हैं। ए कैप को डिराइव कैसे किया जाता है? ए कैप इज इक्वल किसके होता है? ए वेक्टर अपॉन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका सबसे ज्यादा यूज है आपके वेक्टर वाले चैप्टर में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको क्या है? कैप के द्वारा डिफाइंड किया, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको ए कैप के द्वारा लिखा जाता है। ये जो साइन है ये किसका होता है? कैप का साइन होता है। ठीक है, और लास्ट वेक्टर आपके क्या है? जीरो वेक्टर। अच्छा, इसका यूज क्यों किया जाता है? यूनिट वेक्टर का यूज क्यों किया जाता है? यूनिट वेक्टर का यूज ओनली केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। किसको दिखाने के लिए? भाई एक का तो कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं होता, एक कहीं पे भी लिखा होता है, तो क्या यूज है इसका? इस 1 का क्या यूज है? अपन क्या मानते हैं? अगर कहीं पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने माना ए इक्वल 2, ठीक है, तो अपन इसको ए इक्वल 2 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। कुछ चेंज हुआ क्या इसमें? वही 2 आ गया वापस। तो ए का कोई सेंस नहीं होता, तो सेंस नहीं होता तो भाई यहां पे क्या सेंस है इसका? यहां क्या मतलब है? तो ये किसको डिफाइन करता है? ओनली डायरेक्शन को। किसको डिनोट करता है? ओनली डायरेक्शन। डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है ये ओनली। किसको दिखाने का काम करता है? ओनली डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है। इसका यूज ओनली डायरेक्शन को डिनोट करने का है। किसका यूज है? इसका ओनली यूज क्या है? डायरेक्शन को डिनोट करने का यूज है ओनली इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे डिफाइंड किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर है आपका जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर। लास्ट जीरो या नल वेक्टर। क्या होता है ये? ए वेक्टर whose magnitude is 0। क्या हो उसका मैग्नीट्यूड?
जीरो हो और डायरेक्शन उसकी क्या हो, कोई भी डायरेक्शन हो, क्या हो, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी हो, आर्बिट्री डायरेक्शन हो उसकी, ठीक है। ये हो गया आपके जीरो वेक्टर और आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर यहीं पे खत्म होते हैं। आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर यहीं पे ओवर हुए। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके खत्म हुए। यहां पे कौन कौन से टाइप्स पढ़े अपन ने? पहला पढ़ा आज की क्लास में इक्वल वेक्टर। किसे कहा जाता है इक्वल वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसकी डायरेक्शन सेम हो और जिसकी यूनिट सेम हो। नंबर 2 अपन ने पढ़ा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या था? डायरेक्शन अपोजिट हो। नंबर 3 प्लेनर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को क्या कहा अपन ने? पैरेलल वेक्टर किसे कहा? जब दो वेक्टर को जोड़ने पर, टेल से टेल जोड़ने पर क्या हो? एंगल 0 डिग्री बनता हो। नंबर 4 था एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या था? जब दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ने पर एंगल कितना बनता हो? 180 डिग्री बनता हो। उसके बाद अपन ने पढ़ा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? जो लाई करता हो एक ही लाइन पे या सेम पाथ पे लाई करता हो। उसके बाद पढ़ा अपन ने कोप्लेनर वेक्टर। क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर? विच लाई, किस पे लाई करता हो? वो सेम प्लेन में लाई करता हो। तो उसमें अपन ने दो नोट पढ़े थे कि जो दो वेक्टर होते हैं वो हमेशा सेम प्लेन में होते हैं और जो 3 वेक्टर होते हैं वो सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को क्या करता है? वो डायरेक्शन को दिखाता है। उसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है और ए कैप बराबर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद अपन ने पढ़ा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ग्राफिकल मेथड। क्या? ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे अपन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।